साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक जतन इन होम एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर राजस्थान जीके पर विचार विमर्श कर रहे हैं। राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल आंदोलन पर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पूर्व हमने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण इत्यादि बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की थी। मित्रों, आज का बिंदु शुरू करने से पहले मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि हमने प्रजामंडल आंदोलन को सिर्फ संक्षिप्त रूप से संकलित न करके वृहद रूप से संकलित किया है, ताकि छोटी से लेकर बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस बिंदु से आने वाले प्रश्नों को समेटा जा सके। साथियों, सन 1857 ईस्वी का जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ था, उसमें भारतीयों को यद्यपि सफलता प्राप्त नहीं हुई, किंतु इस संग्राम ने पूरे जनमानस में नव चेतना और जागृति की भावना अवश्य पैदा की। इस घटना के पश्चात भी अनेकानेक ऐसे कार्यक्रम और प्रसंग भारत में हुए जिससे कि जन जागरण की भावना तेज गति से फैली। इस कड़ी में हम समाचार पत्रों का प्रकाशन, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम, उदयपुर से सज्जन कीर्ति सुधाकर, अजमेर से अंग्रेजी साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स इत्यादि के अतिरिक्त भी आर्य समाज और स्वामी विवेकानंद के माध्यम से स्वतंत्रता के प्रति विचारों को फैलाया गया। यह जन जागरण की प्रक्रिया इन्हीं दो बिंदुओं तक नहीं सिमटती, अपितु अन्य कारकों जैसे अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों और छप्पनिया के भीषण अकाल ने भी इसमें आग में घी की तरह कार्य किया। एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण समारोह के समय उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को शामिल होते समय शाहपुरा भीलवाड़ा के केसरी सिंह बारहट के द्वारा चेतावनी राजचुंगटिया नामक एक रचना भेंट की गई और इससे उनमें एक आत्मसम्मान की भावना जागी, जिससे उन्होंने दिल्ली दरबार में शामिल न होने का निश्चय किया। मित्रों, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही पूरे भारतवर्ष में कई स्वतंत्रता प्रेरक संगठनों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। जैसे राजस्थान में 1918 ईस्वी में राजपूताना मध्य भारत सभा, 1919 में राजस्थान सेवा संघ और 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना की गई। मित्रों, सन 1920 में कांग्रेस के द्वारा देशी रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का प्रस्ताव पारित करने से राजपूताना अर्थात राजस्थान में जो राष्ट्रवादी लोग थे, जो स्वतंत्रता प्रेरक लोग थे, उनको मायूसी हाथ लगी। किंतु सन 1921 में नरेंद्र मंडल के द्वारा देशी रियासतों से ब्रिटिश सरकार के संबंधों को सुस्थापित करने के लिए प्रजामंडलों की स्थापना का सुझाव दिया गया और इसी कड़ी में कालांतर में प्रजामंडलों की स्थापना की गई। अब मित्रों, इनके उद्देश्य को अगर हम देखें तो देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना, सामंती अत्याचारों और शोषण का विरोध, देशी रियासतों में राजनीतिक जागृति पैदा करना और देश में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान करना, इन सभी उद्देश्यों के लिए जिन राजनीतिक संगठनों की स्थापना की गई उन्हें हम प्रजामंडल कहते हैं। राजस्थान में प्रजामंडलों का विकास 3 चरणों में देखा जाता है। पहला चरण 1927 से पूर्व। इस काल में हुए सभी आंदोलन क्षेत्रीय व सामाजिक समस्याओं पर केंद्रित थे। इस चरण में हमें राजनीतिक दृष्टि दिखाई नहीं देती है। समाज और क्षेत्र के ऊपर जो समस्याएं थी उन्हीं को लेकर संस्थाओं की स्थापना की गई। मित्रों, सन 1907 में वेरी इंपॉर्टेंट है 1907 जयपुर में अर्जुन लाल सेठी के द्वारा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु वर्धमान विद्यालय की स्थापना की गई। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार परीक्षाओं में इसे पूछा जाता है, आप इसे याद रखेंगे। इसी वर्ष अर्थात 1907 ईस्वी में ही चूरू में सर्वहितकारिणी सभा का गठन भी किया जाता है और इसका गठन कन्हैयालाल ढूंढ और गोपाल दास के द्वारा किया गया। इसी चरण में केसरी सिंह बारहट ने 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की थी। इसकी व्याख्या को अगर हम देखें तो यह एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था
1919 ईस्वी में अर्थात 9 वर्ष बाद इसका नाम वीर भारत समाज कर दिया गया। इसका नेतृत्व केसरी सिंह बारट ने विजय सिंह पथिक को सौंपा, जिनका मूल नाम हमें भूप सिंह भी मिलता है। प्रथम चरण में ही अन्य संस्थाओं को अगर हम देखें तो 1919 में राजस्थान सेवा संघ की वर्धा, जो कि महाराष्ट्र में है, वहां पर स्थापना विजय सिंह पथिक, हरिभाई किंकर द्वारा रियासती आंदोलन को गति प्रदान करने हेतु की। अन्य संस्था की बात करें तो राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1919 में की गई। मित्रों, इन संस्थाओं को लेकर बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इन 2-4 संस्थाओं को बिल्कुल कंठस्थ याद रखें। राजपूताना मध्य भारत सभा की व्याख्या को हम देखते हैं कि यह 1919 में दिल्ली में चांदनी चौक में मारवाड़ी पुस्तकालय नामक जगह पर इसकी स्थापना की जाती है, किंतु कालांतर में इसका मुख्यालय अजमेर रखा गया। इसके संस्थापक अध्यक्ष जमनालाल बजाज थे। कांग्रेस के 1920 के नागपुर अधिवेशन के समय इस संस्था को कांग्रेस की सहयोगी संस्था माना जाता है, इसीलिए इसका दूसरा अधिवेशन कांग्रेस के अधिवेशन के साथ ही दिसंबर 1919 में अमृतसर में संपन्न किया जाता है। इसका तीसरा मार्च 1920 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में अधिवेशन संपन्न किया जाता है। मित्रों, दिसंबर 1920 में सभा का चौथा अधिवेशन नागपुर में हुआ और इसमें एक अनोखी घटना होती है कि अध्यक्ष नरसिंह चिंतामणि केलकर निर्वाचित किए जाते हैं, किंतु वे नागपुर नहीं पहुंच पाते हैं और इसीलिए जयपुर के गणेश नारायण सोमानी को सर्वसम्मति से सभापति मान लिया जाता है। मित्रों, जमनालाल बजाज के द्वारा ही जयपुर में 1927 में चरखा संघ की स्थापना की जाती है। पहले चरण के पश्चात दूसरे चरण को हम देखते हैं 1927 से 1938 में इस चरण को माना जाता है। 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना बंबई में की जाती है और इसके पश्चात राजनीतिक कार्यकर्ताओं को एक ऐसा मंच मिल गया जिस पर वे अपनी बात कह सकते थे। इस संस्था का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1927 में बंबई में दीवान बहादुर रामचंद्र राव की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इस संस्था की कार्यकारिणी में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में राजस्थान से 7 सदस्य शामिल किए गए। इसी संस्था के विजय सिंह पथिक उपाध्यक्ष और राम नारायण चौधरी राजस्थान और मध्य भारत के लिए प्रांतीय सचिव चुने जाते हैं। इस परिषद का अंतिम अधिवेशन 1948 में कांग्रेस के अधिवेशन के साथ ही जयपुर में संपन्न होता है और इसी अधिवेशन में कांग्रेस में विलय इस संस्था का कर दिया जाता है। मित्रों, अंतिम जो अधिवेशन था वो 1948 में पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में संपन्न किया जाता है। इसी दूसरे चरण में जयपुर में पहला प्रजामंडल 1931 में स्थापित किया गया था। साथियों, प्रजामंडल वाले बिंदु पर अधिकांशतया यह देखा जाता है कि ज्यादातर टीचर्स के द्वारा प्रमुख प्रजामंडलों का नाम, उनके संस्थापक और उनकी किस सन में स्थापना की गई, यह 3 चीजें बताकर इतिश्री कर दी जाती है, किंतु हमने राजस्थान बोर्ड की किताबों को आधार मानते हुए इसकी पृष्ठभूमि और इसके आसपास के तथ्यों और विचारधाराओं को भी संकलित किया है, ताकि आगे आने वाली जो कॉलेज व्याख्याता परीक्षा है उसमें भी इस बिंदु से प्रश्न बाहर ना जाए। तो साथियों, आप इन अजीबोगरीब तथ्यों से परेशान ना हो, बस आप इसको रिवाइज करते रहिए, जिससे कि आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी परीक्षा को भी आसानी से पास कर पाएंगे। तीसरा चरण प्रजामंडलों के विकास का 1938 ईस्वी के पश्चात प्रारंभ होता है। इस समय प्रजामंडल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य राजस्थान में जागृति लाना था, किंतु जब ये आंदोलन अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हुए, तब 1938 ईस्वी में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ। हरिपुरा मित्रों गुजरात में है, यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस चुने गए और इसमें उद्देश्य यह था कि रियासती कुशासन को समाप्त करके
उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए और नागरिकों को उनके अधिकारों से परिचित करवाया जाए। अब हम समेकित रूप से प्रमुख प्रजामंडलों की स्थापना और उनके संस्थापकों की जानकारी लेते हैं और उसके पश्चात हर प्रजामंडल जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उस पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। मित्रों सबसे पहले जयपुर में 1931 में कपूर चंद्र पाटनी के द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। इसे राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं देखा गया, जिसके कारण 1936 में जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री के द्वारा पुनर्गठित किया जाता है और राजनीतिक रूप से इसे सक्रियता प्रदान की जाती है। अन्य प्रजामंडल है बूंदी, जो 1931 में कांतिलाल भूरिया के द्वारा स्थापित किया जाता है। मारवाड़ एक अन्य प्रजामंडल था जो कि 1934 में जयनारायण व्यास के द्वारा स्थापित किया जाता है। इसके अध्यक्ष भंवरलाल सर्राफ बनाए गए। जैसलमेर में 1945 में मीठालाल व्यास द्वारा प्रजामंडल की स्थापना की जाती है, किंतु महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसे जैसलमेर में स्थापित न करके जोधपुर में स्थापित किया जाता है। यहाँ पर राजा के आतंक का भय होने के कारण इसे राज्य से दूसरे राज्य में जाकर स्थापित करने की कोशिश की गई। सिरोही में 1934 में गोकुल भाई भट्ट के द्वारा प्रजामंडल की स्थापना की गई, किंतु यह भी पहली बार बंबई में स्थापित किया गया था। 1939 में इसे पुनः सिरोही में स्थापित किया जाता है। मित्रों, यहाँ जो ब्राउन लेटर्स में प्रजामंडलों का विशेष विवरण है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये वो प्रजामंडल है जो राज्य से बाहर स्थापित किए गए। बीकानेर ऐसा प्रजामंडल था जो कि कलकत्ता में स्थापित किया गया था। मधाराम वेद के द्वारा 1936 में यह हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। कोटा में 1939 में 1939 नैनूराम और अभिन्न हरि के द्वारा प्रजामंडल की स्थापना की जाती है, जबकि मेवाड़ में 1938 में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा प्रजामंडल की स्थापना की गई। मित्रों, अगला प्रजामंडल है अलवर प्रजामंडल, जिसे 1938 में हरिमोहन शर्मा के द्वारा स्थापित किया जाता है। भरतपुर में 1938 में किशनलाल जोशी और मास्टर आदित्येंद्र के द्वारा प्रजामंडल की स्थापना बाहर जाकर रेवाड़ी जो कि हरियाणा में है वहां पर की गई। यहाँ पर अध्यक्ष गोपीलाल यादव बनाए गए। करौली की बात करें तो 1938 में त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा प्रजामंडल की स्थापना की गई। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में कृष्णदत्त पालीवाल के द्वारा की जाती है, जबकि डूंगरपुर में 1945 में भोगीलाल पांडे के द्वारा प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। मित्रों, इस पूरी सारणी में हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बीकानेर है, क्योंकि यह एक ऐसा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर कलकत्ता में की जाती है। वहीं सिरोही प्रजामंडल भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी प्रारंभिक स्थापना राज्य से बाहर बंबई में की जाती है। इसके अलावा भरतपुर प्रजामंडल भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी स्थापना भी भरतपुर में न की जाकर रेवाड़ी में की जाती है। इसके अतिरिक्त जैसलमेर प्रजामंडल भी जोधपुर में जाकर स्थापित करने के कारण हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जयपुर प्रजामंडल पहला प्रजामंडल होने के कारण हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, इस पूरी सारणी को आपको अच्छे से याद रखना है और जिस पर हमने जोर दिया है उन प्रजामंडलों की स्थापना और उनके संस्थापक को विशेष रूप से याद रखना है। अब हम अलग अलग राज्य वाइज जन आंदोलनों की, प्रजामंडलों की रूपरेखा और उनके क्रियाकलापों को देखते हैं जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। जोधपुर में जन आंदोलन की बात करें तो राजस्थान का जन आंदोलन सर्वप्रथम जोधपुर से ही शुरू होता है। सुभाष चंद्र बोस के जोधपुर आगमन पर 1938 में जोधपुर प्रजामंडल का नाम मारवाड़ लोक परिषद कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है, याद रखना है। जोधपुर प्रजामंडल का नाम मारवाड़ लोक परिषद सुभाष चंद्र बोस के जोधपुर आगमन पर कर दिया गया था और यही जोधपुर में जन आंदोलन की प्रमुख भागीदारी संस्था
बनती है। आगे हम देखते हैं 1944 में 1944 में जोधपुर राज्य व्यवस्थापिका सभा की स्थापना भी की जाती है। डाबरा कांड हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्टूबर 1946 में हुआ था। यहाँ पर डीडवाना, जो कि नागौर में है, के जागीरदारों द्वारा लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार करवाए गए थे। डाबरा कांड कई बार इसे परीक्षाओं में पूछा जाता है, आप इसे याद रखेंगे। मारवाड़ में जागृति के जनक चांदमल सुराणा के द्वारा मारवाड़ सेवा संघ का गठन करके तोल आंदोलन चलाया गया। तोल आंदोलन वेरी इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा चलाया गया? चांदमल सुराणा के द्वारा। कहां पर? मारवाड़ में। अगला तथ्य है, चांदमल सुराणा ने ही मारवाड़ हितकारिणी सभा की भी स्थापना 1923 में की थी और इसका नेतृत्व मारवाड़ के शेर नाम से लोकप्रिय जयनारायण व्यास को सौंपा था। गरीबों की आवाज नाम से एक काव्य संग्रह गणेशी लाल के द्वारा ही रचा गया, जबकि राजस्थान का जतिन दास के नाम से लोकप्रिय और सत्याग्रही व्यक्ति बाल मुकुंद दास भी मारवाड़ के जन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अगला महत्वपूर्ण जन आंदोलन हम देखते हैं, वो है बीकानेर में। यहाँ पर जन जागृति लाने वालों में चूरू के स्वामी गोपाल दास सर्व प्रमुख थे और यहाँ पर रियासती शासन ने बीकानेर के स्वामी गोपाल दास और उनके 8 साथियों को झूठे मामलों में फंसाकर जेल में डाल दिया गया और अनेक यातनाएं दे दी गई और इसी आतंक से बचने के कारण ही बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना बीकानेर राज्य से बाहर जाकर कलकत्ता में की जाती है। लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित एक महिला थी और यह बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक थी। मित्रों, यह लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर के स्वतंत्रता सेनानी श्री राम आचार्य की पत्नी थी। जैसलमेर की बात करें तो सबसे अंत में राजनीतिक चेतना का प्रसार जैसलमेर में हुआ। यहाँ पर पहला समाचार पत्र विजय 1920 में प्रारंभ किया जाता है। मीठालाल व्यास ने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना राजा के आतंक से बचने हेतु जोधपुर में की। अभी हमने सारणी के माध्यम से बाहर स्थापित प्रजामंडलों के बारे में विशेष रूप से अध्ययन किया था, उनको आप याद रखेंगे। सागरमल गोपा जैसलमेर के प्रमुख क्रांतिकारी थे। इन्होंने 2 पुस्तकें जैसलमेर में गुंडाराज और आजादी के दीवाने लिखी थी। इन्हें जेल में गुमान सिंह के द्वारा 1946 में मिट्टी के तेल से जला दिया गया। इसके पश्चात क्रांतिकारी भावनाओं की तीव्रता को देखते हुए अंग्रेजी सरकार और देसी रियासत ने गोपाल स्वरूप पाठक जांच आयोग की स्थापना की थी। मेवाड़ में जन आंदोलन देखते हैं। नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा के सभापतित्व में आयोजित किया गया और इसमें जेबी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेता भी शामिल हुए। 1945 में मेवाड़ प्रजामंडल के निमंत्रण पर अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में आयोजित किया जाता है और इसमें 435 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। मित्रों, मेवाड़ के संविधान का प्रारूप के.एम. मुंशी के द्वारा तैयार किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कोटा में जन आंदोलन की बात करें तो यहाँ पर जन जागृति के जनक नैनूराम शर्मा मिलते हैं। वे राजस्थान संघ की हाड़ौती शाखा के भी प्रमुख थे और इन्होंने 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी। व्याख्या करें तो नैनूराम शर्मा ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजकीय सेवा का त्याग कर सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया था। उन्होंने सर्वप्रथम बेगार प्रथा के विरुद्ध कोटा में आंदोलन चलाया। पंडित अभिन्न हरि मांगरोल, जो कि बारा में है, वहां के निवासी थे और इसीलिए उन्होंने यहाँ 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। इसके अध्यक्ष पंडित नैनूराम बनाए गए। मित्रों, हमारे लिए यही प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहां पर की गई, तो हमारा उत्तर होगा मांगरोल। 1940 ईस्वी में कोटा की रामतलाई क्षेत्र में कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन आयोजित किया जाता है और इसके अध्यक्ष पंडित अभिन्न हरि बने थे। जयपुर में प्रजामंडल आंदोलन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर अनेक महिलाओं ने भी
भागीदारी निभाई थी। इसमें रमा देवी देशपांडे, सुशीला देवी, इंदिरा देवी, अंजना देवी चौधरी इत्यादि प्रमुख थी, जिन्होंने जयपुर के प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया था। जयपुर में भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर प्रजामंडल में 2 वर्ग देखे जाते हैं, जिसमें से एक वर्ग आंदोलन के पक्ष में नहीं था और इसका नेतृत्व शास्त्री जी कर रहे थे, परंतु दूसरे गुट जो कि बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में था, उसके दबाव में आकर सितंबर 1942 में हीरालाल शास्त्री ने जयपुर के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल को आंदोलन छेड़ने का अल्टीमेटम दे दिया और इस बात से डर के हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए जेंटलमैन एग्रीमेंट, जिसमें यह शर्त रखी जाती है कि जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रहेगा। इस समझौते के बावजूद भी हरिश्चंद्र गुट के आजाद मोर्चे नामक संगठन ने भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के प्रयास किए। इन सब के बाद 1945 में जब जवाहरलाल नेहरू जयपुर आए तो आजाद मोर्चे का जयपुर प्रजामंडल में विलय करवा दिया गया। तो कुछ इस तरह उठापटक जयपुर प्रजामंडल में हुई। आगे हम देखते हैं अलवर में जन आंदोलन। अलवर राज्य में जनजागृति हरिनारायण शर्मा के द्वारा की गई। उन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की स्थापना की थी। 1938 में यहाँ पर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है, जब जनवरी 1944 में भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में अलवर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन आयोजित किया जाता है। अलवर के पश्चात भरतपुर में जन आंदोलन में जगन्नाथ दास अधिकारी और गंगा प्रसाद शास्त्री प्रमुख नाम जन जागरण फैलाने में लिए जाते हैं। भरतपुर के उस समय के महाराजा किशन सिंह एक प्रगतिशील व्यक्ति थे और उन्होंने हमेशा उत्तरदायी शासन की मांग को तवज्जो दी। यही नहीं, उन्होंने हिंदी को भी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। प्रजामंडल आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जोधपुर में सावित्री देवी भाटी, राजकौर व्यास इत्यादि महिलाओं ने गिरफ्तारियां दी। वहीं उदयपुर में माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायण देवी ने भी अपने 6 माह के पुत्र को गोद में लेकर गिरफ्तारी दी। बारहेट परिवार की बात करें तो शाहपुरा भीलवाड़ा का यह परिवार अपने क्रांतिकारी विचारों को लेकर प्रसिद्ध है। केसरी सिंह बारहेट ने उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह के लिए चेतावनीरा चुमुटिया नामक 13 सोरठों की रचना की। इनकी अन्य रचना रूठी रानी उपन्यास प्रसिद्ध है। जोरावर सिंह बारहेट वायसराय हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंकने को लेकर चर्चा में रहते हैं। इसी के अलावा प्रताप सिंह बारहेट का ये प्रसिद्ध वाक्य कि मैं अपनी माता के आंसू पोंछने के लिए थार की अनेक माताओं को नहीं रुला सकता। तो कुछ इस तरह से बारहेट परिवार अपने स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान को लेकर चर्चा में रहा। प्रजामंडल आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि इसने महिलाओं को घर की 4 दीवारी से बाहर निकालकर पुरुषों के बराबर खड़ा कर दिया। तो मित्रों, कुछ इन्हीं तथ्यों में हम प्रजामंडल आंदोलन के बिंदु को समेटते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन तथ्यों से परे आपकी परीक्षाओं में प्रश्न शायद ही आएंगे। प्रार्थना इतनी सी है कि आप वीडियो को बार बार देखें, इन तथ्यों को हृदयंगम कर लें। कई बार यही होता है कि हम 10 स्रोतों से किसी एक बिंदु को पढ़ते हैं और 10 स्रोतों की ही जानकारी को याद नहीं कर पाते। मेरा यही मानना है कि आप एक स्रोत को पढ़ें किंतु उसे बार बार पढ़ें, ताकि उन तथ्यों को तो हम अच्छे से याद कर सकें। मित्रों, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे, तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमें और अधिक वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिल सके। जतन इन होम एकेडमी वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक आभार करती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।